गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह की राम राम। चलिए आज की बात की शुरुआत करते हैं हम लोग महात्मा गांधी के एक कोट्स के साथ। देखते हैं कि महात्मा गांधी की एक कोट्स क्या है जो कि काफ़ी इंस्पायरेशनल है। ओके, आपके लिए ढूंढ कर लाता हूँ कि क्या आपके लिए इंस्पायरेशनल हो सकता है। देखिए, महात्मा गांधी के साथ साथ महात्मा बुद्ध दोनों का एक ही कथन था कि आप जो सोचेंगे वो बन जाएंगे। ओके, यानी कि सिर्फ सोच कर छोड़ दिए, उसके पीछे लगना भी होता है। ठीक है, वैसे हम एक बार इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि महात्मा गांधी का ये कथन क्या है कि व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित एक प्राणी है। ओके, वह जो सोचता है वही बन जाता है। ठीक है, यदि आपको कुछ भी बनना है तो आपको पहले मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा, मतलब कि सोचना पड़ेगा। यदि आपने सोच लिया कि मुझे बनना है, 70% काम दोस्तों आपका वहीं हो गया। ओके, बाकी 30% बातें बची जो आपको करके उसको एकदम अपने धरातल पर लाना होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पंक्ति जरूर समझ में आई होगी और आप लोगों ने कहीं ना कहीं दीवारों पर या फिर पुस्तकों में ये सारी पंक्तियाँ अवश्य पढ़ी होगी। ओके, एज यूजुअल एक पंक्ति जो मैं बराबर कहता हूँ, आपको ही पता होगा कि हाँ, एक पत्थर से ही आसमान में सुराख हो सकता है, लेकिन वो तबीयत आपको लाना पड़ेगा। ओके, है ना कि एक पत्थर तबीयत से उछालो यार। ठीक है दोस्तों, तो अब बहुत सारी बातें हो गई, अब चलते हैं आज की डेली करंट अफेयर्स की ओर। चलिए लेट्स मूव। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अचीवर्स वेब पर। दोस्तों, आज है 2 जून और जल्दी से अगले आने वाले कुछ समय में हम लोग आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। एज यूजुअल जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं, मानते आप में से कोई नहीं है। यदि कोई चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन एकदम समय से आपके पास पहुंच जाए। ओके, और आपको पता है कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं आज का एजेंडा क्या है। आज के एजेंडा मतलब कि आज के इस सेशन में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। एज यूजुअल इंटरनेशनल न्यूज़ आपको देखने को मिलेगा, नेशनल न्यूज़ भी रहेंगे, साथ ही साथ कुछ अपॉइंटमेंट्स के बारे में जानेंगे, इंपॉर्टेंट डेज के बारे में जानेंगे, या फिर वो नेशनल रहे या फिर इंटरनेशनल, और बहुत सारी बातों के बारे में जानेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम्स के लिए। ओके, चाहे फिर OPCS का एग्ज़ाम हो, चाहे फिर UPSC का एग्ज़ाम हो, या फिर वनडे एग्ज़ाम हो, या इट मीन्स SSC, रेलवे वगैरह वगैरह का जितने भी एग्ज़ाम्स हो सारे के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ओके दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। चलिए सबसे पहले इंटरनेशनल न्यूज़ की सुर्खियों को देखते हैं कि विश्व दूध दिवस हर वर्ष 1 जून को मनाया जाता है। ओके, कल हम लोगों ने विश्व दूध दिवस मनाया। ठीक है दोस्तों, चलिए एक है हाल फिलहाल में कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट पाया गया था इंडिया में, उसका WHO द्वारा एक नामकरण किया गया है जिसका नाम है डेल्टा। ओके, डेल्टा और कप्पा। ओके दोस्तों, इसके बारे में भी जानेंगे। फिर चीन में कोरोना वायरस के बाद बर्ड फ्लू के H1093 वायरस का पहला मामला सामने आया है। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे कुछ बातें। अब चलिए नेशनल न्यूज़ की तरफ चलते हैं। भारतीय स्टेट बैंक के आर्थिक अनुसंधान विभाग ने ई-कॉरैप 2021 रिपोर्ट प्रकाशित करते हुए वित्तीय वर्ष 2022 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान 7.9% लगाया है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलने से पहले अगली सुर्खियों को देखते हैं कि हाल ही में IIT रोपड़ द्वारा संस्थान के द्वारा भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर MB टैग विकसित किया है। ये MB टैग क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, जो कोल्ड चेन का प्रबंधन का कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, इफ़को दुनिया भर के किसानों के लिए पहला नैनो यूरिया लिक्विड पेश किया है। ओके, चलिए अब तेलंगाना राज्य की स्थापना दिवस आज 2 जून को मनाया जाता है। 2 जून 2014 में तेलंगाना एक अलग राज्य बना था। नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में एडमिरल रवनीत सिंह पदभार ग्रहण किए हैं, इनके बारे में जानेंगे। और जानेंगे कि असम राइफल्स के भी नए चीफ कौन बने, इसके बारे में भी हम लोग अंदर जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी सुर्खियाँ थी। अब आइए विस्तार से इन सारे न्यूज़ को पढ़ते हैं और साथ साथ इसके साथ जो एक्स्ट्रा मसाला के प्रश्न होंगे वो तो आपको पता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उन प्रश्नों को भी देखते चलेंगे। ओके, कोई भी आपको डाउट हो तो ज़रूर कमेंट में पूछ लीजिएगा, और यदि कहीं पर मैं गलत हूँ तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। देखते हैं पहला प्रश्न आपका क्या है। पहला प्रश्न काफ़ी शानदार, वर्ल्ड मिल्क डे, विश्व दूध दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। दुग्ध शुद्ध रूप है दूध का संस्कृत के रूप में। ठीक है, तो व्हेन इज वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर।
तत्सम दुग्ध हो गया और तद्भव दूध हो गया। ओके, हिंदी भी पढ़ते चलिए। तो 1 जून को, कब? 1 जून को प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड मिल्क डे के रूप में मनाया जाता है। ओके दोस्तों, तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ और क्या बताऊँ मैं, डायरेक्टली एक्स्ट्रा मसाला की ओर चलता हूँ। दूध का उपयोगिता के बारे में बताने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ओके, चलिए एक्स्ट्रा मसाला के प्रश्न को देखिए कि विश्व में दूध के उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है। ओके, देखिए ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, आप लोग इसमें 2 तरह से क्वेश्चन याद रखिएगा। यदि पूछेगा आपसे कि विश्व में गाय के दूध का सबसे उत्पादन में प्रथम देश कौन है, तो इसका आंसर होगा यूएसए। ओके, लेकिन ओवरऑल दूध के उत्पादन में आपसे पूछ देगा कि प्रथम देश कौन सा है, तो ये हमारा भारत है। कौन? भारत है। ठीक है, गाय भैंस बकरी सब मिलाकर भारत है, लेकिन सिर्फ गाय का दूध का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो यूएसए अमेरिका में होता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रेरीज घास का मैदान होता है ना, खूब घास होता है। चलिए अगला है कि विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल का नाम क्या है, तो इसका नस्ल का नाम है होल्स्टीन फ्रीजियन। ओके, ये जो नस्ल है गाय की, ये सर्वाधिक दूध देती है। ओके, चलिए भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? श्वेत क्रांति के जनक आप लोग जानते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन, तो जी ये हाँ, तो ये श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन है, इसी को ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम जानते हैं। ठीक है, चलिए जो हमारा संतुलित आहार है उसके तहत एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितना दूध लेने की सलाह दी गई है? यदि आप लोग प्रत्येक दिन 226 ग्राम के आसपास दूध लेते हो तो आपका जो डाइट है एकदम संतुलित डाइट है। ओके, चलिए मिल्क प्रोडक्ट के उत्पादन के मामले में संसार में पहला स्थान किस देश का है, तो डेनमार्क का है। ठीक है, डेनमार्क के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, काफ़ी सारी गायें यहाँ हैं और काफ़ी बड़े बड़े घास के मैदान भी है, घास भी काफ़ी बड़े बड़े पाए जाते हैं। ओके, इसके बारे में आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा, गायों का देश भी डेनमार्क को बोला जाता है। चलिए अगला है कि घी अथवा दूध का पीला रंग किसके कारण होता है, तो ध्यान रखिएगा, घी अथवा दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। आपको गाय का दूध थोड़ा ज़्यादा पीला दिखाई देगा, भैंस का अपेक्षाकृत कम पीला होता है। ओके, तो ये सारे प्रश्न दूध से संबंधित थे, दुग्ध दिवस से संबंधित थे, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं एज यूजुअल प्रश्न को एक बार रिकैप कर देता हूँ कि हर एक वर्ष 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। ओके, आई होप कि आपकी वो सारी जितनी भी प्रश्न थी उससे संबंधित सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ओके, अब आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करने का समय आ गया है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कोविड-19 के 2 वेरिएंट, देखिए 2 वेरिएंट हैं, नाम आप लोग पढ़ लीजिएगा, जिन्हें पहली बार भारत में पहचाना गया था, उन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा क्या नाम दिया गया है, तो क्रमशः ध्यान रखिएगा, कप्पा वायरस और डेल्टा वायरस इसका नाम दिया गया है। ओके, और यूके में ही इस तरह के वेरिएंट का नाम जानते हैं क्या दिया गया है, अल्फा वायरस दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपसे ये प्रश्न भी पूछ सकता है कि डेल्टा वायरस का संबंध किस वायरस से है, तो ये कोविड-19 से है। ओके, ये इसका नया वेरिएंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये देखिए आपकी सारी बातें दिया हुआ है कि ये जो B.1.17 जिससे अल्फ़ा है, ये यूके में मैंने भी आपको बताया। ठीक है, बीटा साउथ अफ्रीका में और गामा ब्राज़ील में। ओके, और भारत में डेल्टा के नाम से, मेन रूप से डेल्टा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए कोरोना वायरस के बारे में कुछ बातें जानते हैं कि कोरोना वायरस के बारे में आप कितना जानते हैं, वो भी मैं पूछूंगा एक प्रश्न आपको से। ओके, चलिए पहला है कि नोवेल कोरोना वायरस के पहले मामले की पहचान कहाँ हुई, तो ये वुहान शहर, चीन के वुहान प्रांत से। ओके, चलिए कोरोना वायरस का नाम कहाँ से पड़ा, तो कोरोना वायरस का नाम क्राउन लाइक प्रोजेक्शन जैसे अनुमानों के कारण पड़ा है। ठीक है, भारत में विश्व के सबसे बड़े कोरोना वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, तो 16 जनवरी 2021 को, जब फ्रंट लाइन वॉरियर्स को टीके देने की शुरुआत हुई थी। ठीक है, मनीष कुमार को पहला टीका लगा था, ये तो आपको पता ही होगा। अगला है कि कौन सी भारतीय कंपनी ने स्पुतनिक V टीकों के निर्माण के लिए रेड्डीज लेबोरेटरीज से समझौता किया है, तो ये शिल्पा मेडिकेयर। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि स्पुतनिक V के टीकों की कीमत 995 रुपया रखा गया था, प्लस 200 और जोड़ लीजिए। अपोलो हॉस्पिटल बोला था कि 200 में इसका मेंटेनेंस चार्ज, एडमिनिस्ट्रेटर चार्ज लेंगे, तो मतलब 1195 के आसपास। ओके, अच्छा विश्व में यदि आपसे पूछ दे कि टीकों का सर्वाधिक उत्पादन कौन सी कंपनी करता है, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विश्व में सर्वाधिक टीकों का उत्पादन करता है, और वर्तमान में कोविशील्ड का उत्पादन नहीं हो रहा है। आप में से मैक्सिमम लोगों को जो भी टीका लिए होंगे कोविशील्ड ही लगा होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मात्रा में यही उत्पादित हो रहा है। ठीक है, तो चलिए ये सारी बातें हो गई। आप लोगों को क्या बताना है कि हमारा जो कोवैक्सीन है ना, देसी वैक्सीन, स्वदेशी वैक्सीन जो कोवैक्सीन है, इसकी निर्माण कौन कौन कंपनी मिलकर कर रही है। ठीक है, ये बात आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है कि कोवैक्सीन का निर्माण जो है कौन कौन कंपनी मिलकर कर रही है,
और कोविशील्ड का निर्माण के बारे में तो आपको पता ही है कि ये ऑक्सफोर्ड वाली है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। बहुत सारी बातें हो गई कोरोना के बारे में, और बाकी कोरोना के बारे में तो आप लोग ही ज़्यादा विशेषज्ञ होंगे टीवी के सामने सुनकर, मोबाइल फ़ोन्स। हाँ, व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी से सबसे ज़्यादा नॉलेज मिलता होगा आपको इन सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो थोड़ा सा उस पर व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी पर थोड़ा सा कम ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, इधर उधर की बातें न करते हुए। बस एक बार रिकैप कर लीजिए, प्रश्न क्या था कि कोविड-19 का जो नया वेरिएंट मिला था उसका भारत में नाम डेल्टा रखा गया है, ठीक है। चलिए, WHO के द्वारा। अगला प्रश्न है कि चीन में कोरोना वायरस के बाद बर्ड फ्लू के कौन से वायरस का पहला मामला सामने आया है। तो बर्ड फ्लू के बहुत सारे वेरिएंट्स मिले हैं, उसमें भी हाल फिलहाल में नया वेरिएंट्स मिला है H10N3, ठीक है। ये चीन में कोरोना वायरस के बाद पहला बर्ड फ्लू का वायरस है। ओके, वायरस मतलब कि विषाणु, ठीक है। कौन सा, ध्यान रखिएगा, H10N3। ओके, अब आइए एक्स्ट्रा मसाला की ओर चलते हैं, जानते हैं कुछ बीमारी के बारे में। चलिए, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। कौन सी बीमारी फफूंद या कवक के कारण होती है। तो ध्यान रखिएगा, दमा, एथलीट फुट और खाज, ठीक है। दमा, एथलीट फुट और खाज ये जो है फफूंद या कवक के कारण होती है। ओके, अगला है कि किस कवक के कारण मनुष्यों में गंजेपन का रोग हो जाता है। ये अभी आमतौर पर बहुत सारे लोगों में देखने को मिल रहा है गंजेपन का रोग, जो कि टीनिया कैपिटिस नामक कवक के कारण होता है। ओके, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट नाम है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, कुत्ते के काटने से होने वाले रेबीज रोग के टीके का विकास किसने किया था। तो कुत्ते के काटने से होने वाले रेबीज रोग के टीके का विकास लुई पास्चर ने किया था। ओके, लेकिन यदि आपसे पूछ दे कि सर्वप्रथम टीके का विकास किसने किया था, तो नाम ध्यान रखिएगा, एडवर्ड जेनर। किसने, एडवर्ड जेनर, जो स्मॉल पॉक्स होता है उसका टीका का विकास किया था इन्होंने। ओके, कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है। तो मलेरिया, पायरिया, पेचिस। इसका मैंने एक ट्रिक आपको बताया था ना कि पापा काम पर सोते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा, वो ट्रिक थी। टिटनस रोग के कारण मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो टिटनस रोग जो होता है ये मनुष्य का तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। ओके, तो ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखिएगा। और बाकी आप लोगों को विषाणु के कारण होने वाले रोग, जीवाणु के कारण होने वाले रोग, ये सारा बहुत बार बताया गया है, और यदि नहीं बताया गया है तो इसका भी स्पेशल वीडियो लाया जाएगा। ओके, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये था हमारा प्रश्न कि चीन में कोरोना वायरस के बाद बर्ड फ्लू के एक नए वायरस का मामला सामने आया है, और उस वायरस का नाम क्या है, H10N3। ओके, H10N3, ठीक है, ये नया वेरिएंट है बर्ड फ्लू का। ओके दोस्तों, चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न तो अब हो गया, अगला प्रश्न आपसे क्या कहना चाहता है उसको भी देखिए। चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्टेट बैंक के आर्थिक अनुसंधान विभाग ने ICAO-REP 2021 रिपोर्ट प्रकाशित करते हुए वित्तीय वर्ष 2022 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, ओके, रियल GDP के अनुमान कितना लगाया है। द इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाइल पब्लिशिंग द ICAO-REP 2021 रिपोर्ट हैज़ एस्टिमेटेड द रियल GDP फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022। तो ये 7.9%, कितना, 7.9% का अनुमान लगाया गया है SBI के ICAO-REP 2021 रिपोर्ट के द्वारा कि इस साल हमारी जो GDP है ये 7.9% के आसपास रहेगी। GDP का फुल फॉर्म आप लोग जानते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ओके, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। इसका बहुत बड़ा परिभाषा है, आप लोग ऐसे डायरेक्टली समझ जाइए। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है कि घरेलू सीमा में जितने भी प्रोडक्ट उत्पादित होते हैं, चाहे वो देश वाले कर रहे हो या फिर विदेश वाले कर रहे हो, वो हमारा सकल घरेलू उत्पाद हो जाता है, ठीक है। चलिए अब एक्स्ट्रा मसाला की ओर चलते हैं। एक्स्ट्रा मसाला के प्रश्न आपसे क्या कहना चाह रहा है उसको भी देखिए कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना का काम किस मंत्रालय के द्वारा कराया जाता है। तो केंद्रीय सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ओके, भारत में सकल घरेलू उत्पाद GDP में प्राथमिक क्षेत्र का कितना योगदान है, 20%। सबसे ज़्यादा योगदान तृतीय क्षेत्र का है। ओके, राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है, तो 1999-2000, ठीक है दोस्तों। भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है, देखिए तृतीय क्षेत्र का है। ओके, भारत की अर्थव्यवस्था को किस वर्ष तक $5 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो 2024-25 तक लक्ष्य है हमारा कि हमारी अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन बन जाए। ओके, एक प्रश्न आपसे मैं पूछूंगा कि बताइए वर्तमान में जो भारत का अर्थव्यवस्था है ये कौन सी नंबर पर है। ओके, कुछ दिन पहले ये ऊपर हो गई थी लेकिन फिर से कोरोना के कारण नीचे हो गई है। आप लोगों को बताना है कि किस नंबर पर अभी हम लोग हैं अर्थव्यवस्था के मामले में। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर अब हम लोग चलते हैं।
अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस आईआईटी संस्थान के द्वारा भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर एमबी टैग विकसित किया गया है जो कोल्ड चेन का प्रबंधन का कार्य करता है। तो ये आईआईटी रोपड़, पंजाब में जो आईआईटी रोपड़ है उसके द्वारा एक स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर एमबी टैग विकसित किया गया है। आप लोगों को देखने में लग रहा होगा यूएसबी के आकार का है। बेसिकली ये काम क्या करता है, मान लीजिए कि ये अभी कोरोना की वैक्सीन है, बहुत ज़्यादा समय पर टेम्परेचर, बहुत अलग अलग टेम्परेचर में रहने पर वो ख़राब भी हो सकता है ज़्यादा टेम्परेचर में रहने पर। तो ये जो है, ये जो हमारा एमबी टैग विकसित किया गया है 90 दिनों तक का तापमान स्टोर रखता है। ओके, और साथ ही साथ ये आपको बताएगा कि हाँ भाई ये तापमान अभी वर्तमान में आसपास का तापमान ये है, अब आपका वैक्सीन ख़राब हो सकता है। ठीक है, या फिर मान लीजिए कि ब्लड इधर से उधर होता है ना, कभी कभी किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है खून की, तो इधर से उधर भेजा जाता है, या फिर कोई ऑर्गन ही हो गया शरीर को, उसको इधर से उधर भेजा जाता है। ठीक है, तो उसको बढ़िया से रखने के लिए, वो ख़राब ना हो, इसलिए इसको विकसित किया गया है ताकि इससे हमें जल्दी पता चले कि वो भाई बर्बाद ना हो। ठीक है, किसी की जान बच जाए या फिर वैक्सीन भी कभी बर्बाद ना हो, इसके लिए एमबी टैग विकसित किया गया है। और ज़्यादा नहीं, इसका कीमत 400 के आसपास पड़ेगा। कितना? ₹400। ओके, अब चलिए देखते हैं कुछ आईआईटी ने कुछ कारनामे किए थे उसके बारे में। चलिए एक्स्ट्रा मसाला के प्रश्न की ओर हम लोग मूव कर लेते हैं कि किस आईआईटी संस्थान ने पर्यावरण डिटर्जेंट प्रदूषक एसडीएस का पता लगाने के लिए विशिष्ट बैक्टीरिया बायोसेंसर विकसित किया है। तो ये आईआईटी रुड़की द्वारा विकसित किया गया था और आईआईटी में रुड़की का बहुत ही बड़ा महत्व है। ओके, अगला है कि क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2020 में भारत के किस इंजीनियरिंग कॉलेज ने सर्वोच्च रैंक प्राप्त की है। तो इसमें भारत की 2 थी, एक आईआईटी मुंबई और एक आईआईटी दिल्ली 100 में। ओके, आईआईटी मुंबई को 44वां और आईआईटी दिल्ली को 47वां रैंक मिला था। ओके दोस्तों, चलिए अगला है कि हाल ही में जारी एक आंकड़ा के अनुसार भारत में रोजगार के लिए नंबर 1 संस्थान कौन सा है। तो आईआईटी दिल्ली भारत में प्लेसमेंट रोजगार के लिए नंबर 1 संस्थान पर है। ठीक है, उपराष्ट्रपति द्वारा जारी अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स में किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो ये आईआईटी मद्रास ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ओके, एक बात और ध्यान रखिएगा, क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2020 में भारत के कुल कितने संस्थान थे? 2 नहीं थे, कुछ और ज़्यादा थे, मैं भूल रहा हूँ। यदि आप लोगों को पता हो तो कमेंट कर दीजिएगा। ओके, और अगला है कि भारतीय रेलवे ने रेलवे अवसंरचना और आधुनिकीकरण के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया था। तो ये आईआईटी कानपुर के साथ। ओके, आईआईटी का फुल फॉर्म तो आपको पता ही है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये एक आईआईटी होता है और एक आईटीआई होता है, प्राइवेट वाले। ठीक है, जिससे आप लोग आईटीआई करते हो, किस लिए? फॉर्म फिलअप करने के लिए, बस वो सब नाम का कर लेते हो आप लोग। और ये आईटी जो होता है ये काम का होता है। ओके दोस्तों, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले ये प्रश्न को थोड़ा सा रिकैप कर लिया जाए कि एक एमबी टैग विकसित किया गया है आईआईटी रोपड़ द्वारा जो कि कोल्ड चेन का प्रबंधन का कार्य करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अब अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया भर के किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड पेश किया है। आप लोग कभी ना कभी खेत पर जरूर गए होंगे, आप लोगों ने खाद की छिटाई भी देखा होगा खेतों पर, दाना दाना छोटा छोटा दाना के रूप में, वाइट छोटा छोटा दानों के रूप में होता था। ठीक है, हाँ, होम्योपैथी का दवाई आप लोग खाए ना, उसका जो दाना होता था उसी तरह से आप लोग को यूरिया वगैरह देखने को मिलता होगा। ठीक है, लेकिन जब ये पहली बार लिक्विड के फॉर्म में, वो भी नैनो लिक्विड के फॉर्म में पेश किया गया है। नैनो मतलब छोटे स्तर पर, लिक्विड के फॉर्म में। ठीक है, किसके द्वारा, किस कंपनी के द्वारा? तो इफ्को के द्वारा। और इफ्को का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजेशन कोऑपरेटिव लिमिटेड। ठीक है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, इफ्को का फुल फॉर्म हो गया। इसके द्वारा दुनिया भर में पहला बार नैनो यूरिया लिक्विड पेश किया गया है। और यूरिया क्या होता है? खाद होता है, खरपतवार नाशी वगैरह टाइप का होता है। ठीक है, खासकर खरपतवार नाशी तो नहीं, ये फसलों की उपज को बढ़ाता है, उर्वरता को बढ़ाता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा इसका इस्तेमाल से उर्वरता छीन भी होती है। ओके, बैरन भी हो जाते हैं लैंड। चलिए अब एक्स्ट्रा मसाला की ओर जानते हैं कि क्या क्या आपको इफ्को से संबंधित दिया गया है। तो सबसे पहले कि इफ्को का तो फुल फॉर्म आप लोगों ने देखा, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इफ्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये हमारी राजधानी न्यू दिल्ली में है। ओके, इफ्को का फाउंडेड कब हुआ था, मतलब इफ्को की खोज कब हुई थी या स्थापना इसकी कब हुई थी? तो 3 नवंबर 1967 न्यू दिल्ली में ही। ओके, वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? तो वीएस नकाई। और इसके एमडी एंड सीईओ कौन है? तो डॉक्टर यूएस अवस्थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इफ्को के बारे में। ओके, इसने क्या किया है कि नैनो यूरिया लॉन्च किया है पहला बार। ओके, पूरा वर्ल्ड में पहला बार कोई नैनो यूरिया लॉन्च किया गया है लिक्विड के रूप में। किसके द्वारा? इफ्को के द्वारा। ठीक है, ये हमारा न्यूज़ था। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की ओर
निम्नलिखित में से किस राज्य की स्थापना दिवस 2 जून को मनाया जाता है? आप लोगों को दिख रहा होगा कि तेलंगाना फॉर्मेशन डे, मतलब कि तेलंगाना राज्य की स्थापना दिवस 2 जून को मनाया जाता है। तेलंगाना किससे अलग हुआ है? आंध्र प्रदेश से। कब? 2 जून 2014। और ये उस समय भारत का 29वां राज्य बना था। लेकिन यदि बात कर ले वर्तमान में, तो वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं दोस्तों? 28 राज्य हैं। ऐसा क्यों हुआ? बीच का एक राज्य कहाँ गया? तो आपको पता ही है कि जम्मू कश्मीर अब राज्य ना होकर 2 अलग अलग केंद्र शासित क्षेत्र बन गया है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, भारत का 29वां राज्य बना था कौन? हमारा तेलंगाना। ओके, उसके पहले 28वां राज्य आप लोगों को पता है कि झारखंड बना था। उसके पहले उड़ीसा अलग हुआ था। ओके, तो ये सारी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब एक्स्ट्रा मसाला की ओर चलते हैं कि किस वर्ष आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना देश का 29वां राज्य बना। सामने तो लिखा हुआ ही था, बेकार की बातें हो गई। 2014 में। ओके, तेलंगाना में विधान परिषद एवं विधानसभा में कितनी सीटें हैं? तो 46 सीटें और 119 सीटें। तेलंगाना में आप लोगों को पता होना चाहिए विधान परिषद भी है। ठीक है, तेलंगाना सरकार ने हाल ही में तेलंगाना की किस परियोजना को महत्वपूर्ण सार्वजनिक उद्देश्य परियोजना के रूप में घोषित किया है? तो फाइबर ग्रिड परियोजना। ठीक है, राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI मार्क कीजिएगा कि राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो तेलंगाना के हकीमपेट में। ठीक है, तेलंगाना किससे अलग होकर बना था दोस्तों? आंध्र प्रदेश से। और आंध्र प्रदेश जब राज्य बना था तो ये भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। ठीक है, पोट्टी श्रीरामुलु का नाम आप लोगों को याद ही होगा, वो आमरण अनशन किए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन बना था? आंध्र प्रदेश बना था। ओके, तो ये सारी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं एक अपॉइंटमेंट की ओर। ये प्रश्न भी आपके लिए काफ़ी शानदार है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मार्क कीजिएगा VVI कि नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? हु हैज़ टेकन ओवर एज द डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ? तो एडमिरल रवनीत सिंह। कौन? एडमिरल रवनीत सिंह अभी हाल फिलहाल में नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में एक पदभार ग्रहण किया है। ओके, चलिए एक और अपॉइंटमेंट के न्यूज़ जानते हैं कि हाल ही में असम राइफल्स के 21वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो ये लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर। कौन? प्रदीप चंद्रन नायर अभी हाल फिलहाल में असम राइफल्स के 21वें महानिदेशक मतलब डायरेक्टर जनरल या DG बने हैं। ओके, अब हम लोग जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जितने भी हमारे पैरामिलिट्री फोर्स है उसके चीफ के बारे में। आइए एक्स्ट्रा मसाला में आज इसी के बारे में जानते हैं। सबसे पहला तीनों सेनाओं का देखिए कि नौसेना अध्यक्ष अभी कौन है? करमबीर सिंह। एयर चीफ मार्शल मतलब कि वायुसेना अध्यक्ष अभी कौन है? RS भदौरिया। ओके, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे मतलब थल सेना अध्यक्ष। CDS कौन है? पहला बार कोई CDS बना है, कौन? बिपिन रावत। ओके, अब आइए हम लोग चलते हैं इसकी तरफ। CRPF का चीफ कौन है? तो ये कुलदीप सिंह। CSF के चीफ सुबोध जायसवाल। BSF का चीफ राकेश अस्थाना। ITBP चीफ SS देसवाल और BRO के चीफ राजीव चौधरी। ओके, तो ये सारे अभी हाल फिलहाल की नियुक्ति हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है आपके लिए। तो अगला प्रश्न है दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे। आप में से बहुत सारे लोगों ने कल जो प्रश्न पूछा गया था उसका सही उत्तर दिया था। तो जानते हैं कि क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे क्या था। कि कौन सा राज्य स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में आपदा और महामारी प्रबंधन को शामिल करेगा? ठीक है, विच स्टेट विल इंक्लूड डिजास्टर एंड पैंडेमिक मैनेजमेंट इन स्कूल एंड कॉलेज करिकुलम? तो ये ओडिशा के द्वारा किया गया था और आप में से बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया था। इसी तरह आप लोग जवाब देते रहिए। मुझे एक थोड़ा सा घोषणा करना था, मैं भूल गया कि आप लोगों में से जो भी VPSC की तैयारी कर रहे हैं, ओके, उनके लिए एक अलग से गाइडेंस के लिए एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जा रहा है। तो जो सीरियस विद्यार्थी हैं वो लोग, यदि आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो आप लोगों के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, और यदि ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, इसी तरह से पढ़ते रहिए। ओके, अब आइए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। ये प्रश्न का जवाब आपको अब देना है। प्रश्न क्या है कि टाटा स्टील के CEO और प्रबंध निदेशक TB नरेंद्रन को निम्नलिखित में से किस इंडस्ट्री ने 2021-22 के लिए अपना नया अध्यक्ष चुना है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री हैज इलेक्टेड टाटा स्टील CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर TB नरेंद्रन एज इट्स न्यू चेयरमैन फॉर 2021-2022? ओके, तो ये चारों ऑप्शन में आपको उत्तर चयन करके देना है। ठीक है दोस्तों, अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि आप लोगों को ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अपने यार दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। ओके, हमें काफ़ी बढ़िया लगेगा। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले दिन।
अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। शिवम साइनिंग ऑफ। अपनी बारी आने पर वैक्सीन अवश्य लीजिएगा, अफवाहों पर विश्वास न कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, बाय।